स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ में हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल चुनाव में पहले फेज की 152 सीटों पर प्रचार का शोर अब थम गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी ने 4-4 रैलियां की। आखिरी दिन अपना पूरा दम दिखाया। बीजेपी ने इन चुनावों में डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। जहां जहां गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया, वहां वहां उन्होंने वोटर्स का डर निकालने की कोशिश की। अमित शाह ने बार बार ये कहा कि बंगाल के सारे गुंडे कान खोलकर सुन लें, चुनाव नतीजों के बाद उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। बीजेपी का पूरा जोर है कि इस बार बंगाल के वोटर्स बिना डरे घरों से निकलें और वोट करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी ये आरोप हमेशा लगाती आई है कि टीएमसी जानबूझकर हिंसा का सहारा लेती है और बीजेपी के वोटर्स को वोट करने नहीं देती। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना कभी आसान नहीं रहा। बंगाल का चुनावी इतिहास रक्त रंजित रहा है। यही वजह है कि इस बार चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती बरती है। बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा बलों की तैनाती इस बार की गई है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि इस बार चुनाव शांति से होगा, सोर्स जैमिंग और बूथ जैमिंग के बिना होगा। वजह सिर्फ इतनी कि बंगाल में बिना हिंसा के वोटिंग हो सके। एक तरफ बीजेपी को यह तैनाती डर के आगे जीत दिखा रही है, तो दूसरी तरफ दीदी को ये रास नहीं आ रहा। ममता बनर्जी हो या उनके पार्टी के नेता, सुरक्षा बलों की इतनी बड़ी तैनाती को चुनाव हाईजैक करना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में पहली बार भयमुक्त चुनाव हो पाएगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाती हूं गृह मंत्री अमित शाह का बयान। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना, वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की सलाख। अब बीजेपी ने डर को सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, या चुनाव आयोग को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि इस बार का चुनाव छापा मुक्त होगा? इसके पीछे बंगाल का चुनावी इतिहास आपको समझाती हूं और साल दर साल चुनावों में कितनी हिंसा होती है, आइए ये आपको बताती हूं। 2016 से लेकर 2021 और 2021 से लेकर 2026 तक के आंकड़े आपके सामने रखती हूं। 2016 की बात करूं तो चुनावी हिंसा हुई थी 205 चुनावी हिंसाओं की घटना 2016 में सामने आई थी और 12 लोगों ने अपनी जान 2016 के चुनावों में गंवाई थी। वहीं 2021 के चुनाव की बात करूं तो यह संख्या बढ़ गई थी। चुनावी हिंसा 300 घटनाएं सामने आई थी और मौत 12 से बढ़कर 58 हो गई थी, यानी कि 58 लोगों ने 2021 के चुनावों के दौरान अपनी जान गंवाई थी। वहीं 2026 की बात करूं, पहले फेज का मतदान अभी होना है, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नजर आती है क्योंकि अभी तक 40 चुनावी हिंसाओं की घटनाएं सामने आई हैं और मौत का आंकड़ा है 0, यानी कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी बंगाल के चुनाव में नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी कब कितने तैनात किए गए हैं, यह भी साल दर साल का आंकड़ा आपको बताती हूं। साल 2016 के चुनावों की बात करूं तो कुल 800 कंपनियां तैनात की गई थी। 2021 के चुनावों की बात करूं तो 725 कंपनियां तैनात की गई थी और 2026 की बात करूं, जिस पर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, तो 2550 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉय की गई हैं। यानी पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है और ये इस वजह से ताकि चुनावों के दौरान हिंसा ना हो सके और वोटर्स बिना डरे वोट कर सके। अब जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पहले फेज में मतदान होना है, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी आपको बता देती हूं। मुर्शिदाबाद की बात करें, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहां 316 कंपनियां तैनात हैं। पूर्व मेदिनीपुर की बात करूं तो यहां 273 कंपनियां तैनात हैं। उत्तर दिनाजपुर की अगर बात करूं तो 132 कंपनियां तैनात हैं। दार्जिलिंग में 61, जलपाईगुड़ी में 92 और अलीपुरद्वार में 77 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की तैनात की गई हैं। यानी औसतन अगर आप देखेंगे तो 100 से 150 वोटर्स पर एक जवान तैनात रहेगा
ताकि चुनावी हिंसा लोगों को परेशान ना करे। अब आइए आपको यह भी बताती हूं कि बंगाल का चुनाव, कितना तनाव बंगाल के चुनावों में रहता है। पहले फेज में 152 सीटों पर मतदान होना है और इन 152 सीटों पर कितने पोलिंग स्टेशन है? 40,000 पोलिंग स्टेशन है और 40,000 पोलिंग स्टेशंस पर जो 8,000 ऐसे बूथ हैं जो सुपर सेंसिटिव जोन में आते हैं और इन पर कितने जवानों की तैनाती है? तो 2,40,000 जवानों को तैनात किया गया है क्योंकि सुपर सेंसिटिव बूथ हैं 8,000 और कुल बूथों की जो संख्या है पहले फेज में वो है 40,000। इस बार पूरी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की गई है कि ये वाला जो चुनाव है वो भयमुक्त रहे, हिंसा मुक्त रहे, किसी की जान ना जाए। जो छोटी मोटी घटनाएं भी आ रही हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की, उन घटनाओं पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये भयमुक्त चुनाव कितना हो पाएगा और ये भयमुक्त चुनाव क्या चुनावी मुद्दा बन पाया है, आइए इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईसीआई, गार्की नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी होंगे। रोहन गुप्ता जी, अब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को देखकर जहन में यही सवाल आ रहा है कि चुनाव की तैयारी है या युद्ध की तैयारी है पश्चिम बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र की रक्षा करना भी एक युद्ध ही है और इस बार सीआरपीएफ उस युद्ध के लिए तैयार है। मैं काफी दिनों से यहाँ पे हूँ और मुझे लग रहा है कि जनता की अपेक्षा थी कि भयमुक्त चुनाव हो। जिस प्रकार से हमने पिछले चुनाव में अपनी हिंसा के आंकड़े दिखाए, लोगों में एक डर है। जो एक कॉमन आदमी होता है, एक आम आदमी होता है, उसको डर होता है मैं बाहर निकलूंगा, हिंसा होगी, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। वो डर के कारण कई लोग वोट नहीं कर पाते। तो ये माहौल यहाँ पे कई जगह पे गुंडों ने बनाया है कि आप बाहर निकलेंगे हिंसा होगी, इसलिए बेहतर है कि आप बाहर ना निकलें, जिससे आप वोटिंग ही ना करें। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑपरेशन ऑल आउट सीआरपीएफ ने डिक्लेयर किया है, सराहनीय कदम है। जनता का काफी विश्वास बढ़ा है और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरह जो वेस्ट बंगाल में इस बार निश्चय है सरकार का, मुझे लगता है ये सपना इस बार जरूर पूरा होगा और बंगाल की जनता के हाथ में इस बार जो वोटिंग बटन होगा वो तय करेगा कि वहां किसकी सरकार बनेगी, ना कि कोई घुसपैठिए तय करेंगे, ना कोई बाहरी तय करेंगे। रोहन जी, जिसे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तैयारी कह रहे हैं, उसे टीएमसी कह रही है कि चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है, खासकर आम बंगालियों को डराने की कोशिश की जा रही है इन सेंट्रल फोर्सेस को दिखाकर। कैसे? वहां पे जो गुंडे हैं, देखिए उनकी एक, मैं काफी दिनों से, आपने जो अलीपुर द्वार कहा, सिलीगुड़ी में, आज सिलीगुड़ी में ही हूं, वहां से जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे आप डर का माहौल लोगों में, अब जो दो तीन इलेक्शन हुए हैं वहां पे लोग बाहर ही नहीं निकलते कि गुंडों का आतंक है। ये तो एक मैसेज जा रहा है, लोग खुश हैं यहाँ पे। मैं जितने लोगों को भी बोला वो खुश है कि इस बार पहली बार दिख रहा है कि हम हमारे दिल की आवाज जो है बटन दबा के मशीन में डाल पाएंगे। और इसीलिए तो आपत्ति है, ये लोग जो संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डराने की बात कर रहे हैं, उनको आप कुछ गलत ना करने दो, गलत करने से रोक लो, उसमें भी उनके लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये टीएमसी के गुंडाराज का अंत है और वेस्ट बंगाल की जनता की आवाज की जीत है। और ये यहाँ पे आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ प्राची जी कि जनता में इस खुशी का माहौल है कि इस बार हम हमारा चुनाव जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमारे दिल की आवाज हम लोग टीएमसी के नेताओं को दिख नहीं रही है ना रोहन जी, खुशी सिर्फ आप ही को दिख रही है। आपको स्पेशल चश्मा लगवाना होगा टीएमसी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। खैर, मानव जायसवाल जी, उनका मानव जायसवाल जी, भयमुक्त चुनाव से आपको इतना भय क्यों लग रहा है? पहले तो प्राची जी बहुत बहुत नमस्कार है और सभी को, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को। हमारा पहला चरण बस अगले 2 दिनों में खत्म हो जाएगा और जिस तरीके से राजीव जी को मैं सुन रहा था, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे से पूरे बंगाल का उन्होंने पिछले 8-10 दिन में भ्रमण कर लिया, ये दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं। बंगाल के और भी लोगों से मिलिए, सबसे मिलिए, देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया है। आप इतने 12 दिनों से कितना शांतिमय वातावरण में आप रह रहे हैं, कितने खुश हैं आप। ये तो ममता बनर्जी की देन है ना, मोदी जी तो यहाँ राज कर नहीं रहे। और जहां तक बात है इनका जो आकलन है कि भाई बहुत भयमुक्त वातावरण, अरे भाई भाजपा में आज जो सीपीएम के जो गुर्गे लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वही तो पहले टीएमसी को मारते थे, आज भाजपा के खाल में कुछ और कर रहे हैं, भेड़िए के खाल में कुछ और जो होता है। लेकिन बात यहाँ पे पाटिल जी बहुत सीधी है,
ये बोलते हैं कि इतने सारे सीआईएसएफ, बीएसएफ, इतने आर्मी लोग आ गए, आर्मी बोल रहे हैं इट्स एन ऑपरेशन ऑल आउट। अरे हमारे जो नेता हैं, हमारे जो गृह मंत्री हैं, ए दीदी बोल के बात करते हैं। अरे वो पहलगांव में क्या किए थे? ऐसा क्या हो गया? यहाँ की जनता बोल रही है कि पहलगांव में भी अगर ऐसी हमारी सुरक्षा होती तो हमारे लोग मारे नहीं जाते, ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रम्प को आके ऑपरेशन सिंदूर रुकवाना नहीं पड़ता। ये हमारी जनता बोल रही है और जनता जागरूक है और ये अच्छी बात है। आपने जिस तरीके से 2.5 लाख 3 लाख फोर्सेस को जो डाल दिया, जो छावनी जनता बना दी है जागरूक हो ना बंगाल हो, में। लेकिन इन चुनावों में आप मुझे बहुत जागरूक नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कम होती है और पूरी देश दुनिया की बात ज्यादा पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप कैसे हम लोग तो कर पश्चिम रहे हैं। बंगाल के बात लेकिन मानव जायसवाल जी, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? मानव जायसवाल जी, एक मिनट, आप तो पश्चिम बंगाल के हितैषी हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन ये जो आंकड़े मैं दिखा रही हूँ, 2021 में 300 घटनाएं हुई थी, 58 लोगों की जान चली गई थी। आज 2026 में जब पहले फेज का चुनाव बहुत करीब आ गया है, कुल 40 हिंसा की घटना हुई हैं और एक भी मौत नहीं हुई। तो ये कंट्रोल क्या आपको अच्छा नहीं लगता? क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव एकदम हिंसा फ्री हो? देखिए, पहली बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो देश को आपको बताना होगा, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की होती है। इट वाज अ टोटल फेलियर इन 2021 बाय इलेक्शन कमीशन। हम एक लौती पार्टी हैं पूरे देश में जो सीना ठोक के और ममता बनर्जी के नेतृत्व में बोलते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन एंड क्रिमिनलिटी, जीरो टॉलरेंस। कोई दूसरी पार्टी नहीं, तो ये तो बगल में बैठा लेते हैं ना, इनके तो लोग बगल में बैठ जाते हैं। नहीं तो चुनाव वो आयोग चाहे की वो अगर कोई जिम्मेदारी है तो वाला हो, चुनाव तो आयोग कुछ हो। अपना काम कर रहा है, और जब चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? मानव जायसवाल जी, हिंसा हो नहीं, तो नहीं, चुनाव प्राची आयोग जी, जिम्मेदार, और प्राची हिंसा जी, को प्राची रोकने जी। के लिए चुनाव आयोग अगर सुरक्षा बलों की तैनाती करे तो चुनाव हाईजैक लगने लगता है आपको? नहीं प्राची जी, देखिए, सबसे बड़ी सीधी सी बात है, ये एक आतंकवादी इलाका नहीं है। बंगाल एक टेररिज्म जोन नहीं है। बंगाल आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो घर गृहस्थी दिनचर्या जो करते हैं उनके लोग हैं। ये बॉर्डर इलाका नहीं है। आप पूरे बंगाल को छावनी बना देंगे, किसको इंटिमिडेट कर रहे हैं? यहाँ बच्चे भी रहते हैं, यहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं। जिस तरीके से ये दो खसे, कुछ नहीं हो रहा है, एक गाड़ी में बैठ के घुमाया जा रहा है प्रचार के लिए। देखिए, मानव जी, मैं भी जानती हूँ कि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है, ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जैसा आपने कहा कि कोई आतंकवादी एरिया, मैं भी जानती हूँ सर, लेकिन फिर भी इसी पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है ना, और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। खैर, आपकी जो सवाल है उसका जवाब रोहन जी बेहतर देंगे। सर रोहन जी, जवाब दीजिए मानव जायसवाल की जो शंकाएं, जो चिंताएं हैं। मुझे देखिए, उनकी चिंता ठीक है, पर उन्होंने कहा कि हमारे जवानों से लोग इंटिमिडेट कैसे होंगे? यही तो सुरक्षा देते हैं। जवान खड़े होंगे तो खुशी होगी कि नहीं, अब गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी आपने क्या कहा कि ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो फिर आपको तिलमिलाट क्यों हो रही है? फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं आप भर रहे हैं, या ये छावनी एरिया नहीं है या बॉर्डर एरिया नहीं है? चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए। जब कुछ खराब हुआ, मैं आपके बीच में नहीं बोला मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट। जब कुछ खराब होता है तब चुनाव आयोग, और कुछ चुनाव आयोग सही करने जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो ऐसा डबल बात नहीं हो सकती। और मानव जी, आपको कहूंगा, मैं यहाँ पे 12 दिन से नहीं हूं, मैं यहाँ पे 3 महीने से हूं, और मैं सिर्फ, आपने कहा कि मैं सिर्फ भाजपा के वर्करों को मिला। अगर ये सारे ही भाजपा वर्कर है तो हम 200 से ज्यादा सीट पे जीत के आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इतने लोगों को मानव जी में मिला हूं। तो फिर मैं आपकी शुभकामनाएं लेता हूं, और मैं जानता हूं कि आपके भी मन में वही चीज है जो मेरे दिल में है, कि इस बार जो बंगाल में है कमल खिल रहा है। ठीक तो है भाई, धन्यवाद आप इस बात को स्वीकार करने के लिए। भाई इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया मानव जी देना चाहेंगे, उसके बाद तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में लेकर आ रही हूँ। ये तो मानव जी वही बात हो गई कि आपने स्वीकार कर लिया कि रोहन गुप्ता जी जीत रहे हैं, रोहन गुप्ता जी खुश हो गए, आपकी शुभकामनाएं भी स्वीकार कर ली भाई उन्होंने। तो यही तो है, यही तो वो गुब्बारा है। और रोहन भाई 3 महीने से यहाँ है, तो ये प्रमाणित हो गया कि 3 महीने तो इलेक्शन कमीशन है नहीं। तो कितनी हिंसा के वारदात इन्होंने देखे 3 महीने से, कितने आक्रोश में थे, कितने आतंकित हुए, ये तो इन्होंने देखा ही होगा। तो ये जीता जागता गवाह है कि भैया जो चलता है वो बीजेपी दिखाना चाहती है। कोई बात नहीं। और जहां तक बात है, देखिए, गुफा छोड़ना और एक भ्रम में जीना, ये दोनों एक ही चीज है। आपको भ्रम में जीना है, जिए, हम तो रास्ते पे हैं। हमने एसआर के लिए 300 घटनाएं अगर आपको भ्रम लगती है मानव जायसवाल जी तो ये गलत है। 58 लोगों की जान चली जाती है, ये अगर आपको भ्रम लगता है तो ये गलत है मानव जायसवाल जी, और इसी को रोकने की कोशिश कर रहा है ना चुनाव आयोग। आपकी शंकाएं, आपकी चिंताएं हो सकती है, मोहम्मद अमीन साहब भी हैं, वो आपकी शंकाएं और चिंताओं को दूर करेंगे। उससे पहले तहसीन पूनावाला जी, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा
कि पश्चिम बंगाल का चुनाव फ्री एंड फेयर हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो। जो लोग अपनी जान गंवाते हैं उनकी जान सुरक्षित रहे और वोटर्स पूरे मन से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वोट डालें। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। भाजपा की और इलेक्शन कमीशन की, मैं दोनों एक ही लाइन में शब्द का दोनों संगठनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सिस्टर कंसर्न एक दूसरे के, इसी एक ही उसमें लाइन ले रहा हूँ क्योंकि कभी भी मुझे आज तक ये लगता था कि पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे, कम से कम जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वेस्ट बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे। तो भाजपा को जो 18 लोकसभा सीट मिली वो फ्री एंड फेयर नहीं थी, 12 जो 2024 में मिली नहीं थी। तो यही बात मान लेता हूँ, फ्री और फेयर नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, भाजपा की बात मान लेता हूँ। तो यही बात जब आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन शुड बैक अप, फ्री और फेयर नहीं हो रहे, तब तो आप कहते हैं हाँ, आप किसी संगठन पे कैसे आरोप लगा सकते हैं राहुल गांधी देशद्रोही। भाजपा करे तो चमत्कार, राहुल गांधी करे तो गुनहगार, ये तो नहीं चलेगा। ये करे तो ठीक है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि इस वक्त आपको वेस्ट बंगाल जाना पसंद होगा या मणिपुर, और कोई भी व्यक्ति कहेगा हम वेस्ट बंगाल जाएंगे, मणिपुर में नहीं। मणिपुर में 2 दिन पहले बम ब्लास्ट से मणिपुर में ड्रोन अटैक हो रहे, रॉकेट अटैक्स हो रहे, भारत के हिस्से में रॉकेट और ड्रोन अटैक हो रहे, बच्चे, छोटे मासूम बच्चे बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। जिस आतंकवादी ग्रुप, मैं दोनों ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, एक ग्रुप ने जब भाजपा चुनाव जीती थी बॉयकॉट कॉल दिया था मणिपुर के अंदर कि मणिपुर के अंदर वोटिंग नहीं होगा, और उस वक्त मणिपुर में सबसे लोएस्ट वोटिंग हुआ। मोदी जी की सरकार थी केंद्र में, कितने आपने सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किए उस वक्त मणिपुर के अंदर। उस वक्त मणिपुर में जब पूरे बॉयकॉट का कॉल हुआ 110, पूरे मणिपुर के हिंसा में, पीक हिंसा में 290 कंपनीज डाली गई, और वर्तमान में वेस्ट बंगाल में 2400 कंपनीज है सेंट्रल फोर्सेस की, 2400 वर्सेस 290। कहां पर ज्यादा हिंसा हो रही है? कश्मीर में कितने कंपनी, उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए, प्राची जी मुझे गलत मत समझिए, लेकिन क्या 2400 कंपनी, ये किसके इशारे पे काम कर रही है? मैं यही तो समझना चाह रही थी ना तहसीन जी, मैं यही समझना चाह रही थी। एक्चुअली आप जब कह रहे हैं तो थोड़ा गलत सेंस ही आ रहा है। मणिपुर की चिंता आपकी वाजिब है, मणिपुर पर आप सवाल पूछिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मणिपुर में नहीं हुआ तो क्या वेस्ट बंगाल में भी नहीं होना चाहिए? क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव को छोड़ देना चाहिए और मतदाताओं को ऐसे ही मरने दें हिंसा में? बिल्कुल, मैं आपकी बात, मणिपुर में तो छोड़ दिया था, उसके लिए माफी मांगी, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आप ही ने जो क्लिप बताया आदरणीय गृह मंत्री जी का, उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंसा हुई, कोई गलत काम हुआ, हम उल्टा लटका के मारेंगे। गृह मंत्री जी के शब्दों पर मैं नहीं जा रहा हूं, भावनाओं पे जा रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी थी प्राची जी, मैं आप मुझे करेक्ट करना, ये सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन कमीशन के नीचे आते ना, गृह मंत्री जी के नीचे आते, गृह मंत्री जी डिसाइड करेंगे, इसीलिए शंका होती है। जी आपने ठीक से सुना नहीं, वो कह रहे हैं 4 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये कहा है, वो अपनी सरकार के अंदर क्या करेंगे वो विजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपके चूंकि सवाल है तो मोहम्मद अमीन जी आप ही क्लेरिफाई कर दीजिए। बहुत सारी शंकाएं हैं भाई विपक्ष के मन में, तहसीन जी के मन में, अभी फराज जी भी बोलेंगे, वो भी सवाल खड़े करेंगे, मानव जी वो कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की जरूरत क्यों है? यहां ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में कि पूरा छावनी बना दिया है? प्राची जी, जैसा कि पता है कि मैंने सारा जीवन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नौकरी की और वहां पर देखा किस तरह क्या कार्य प्रणाली होती है, तो उस बारे में मैंने समझता हूं कि मेरा कोई पक्ष रखे किसी पार्टी का प्रवक्ता वो अच्छा नहीं है। मैं पूरी आपके जो दर्शक हैं लाखों करोड़ों, उनको समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, और बंगाल के जो लोग देख रहे हैं उनको भयमुक्त करना चाहता हूं। जहाँ तक सर है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ने कोई पहली बार ना तो वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए, यह हमेशा होता आया है। और याद करिए बिहार का जो बंगाल से पहले याद होगा बिहार का चुनाव हुआ था, और ये बात कर रहा हूँ लालू यादव के समय की, जिस वक्त क्या हाल था वहाँ पर हमारे के.जे. राव गए थे और किस तरीके से वहाँ कंपनियाँ तैनात की गई थी जब फ्री एंड फेयर पोल हुआ। उसके बाद इसी ममता बनर्जी का टाइम में लेफ्ट वाले इस तरीके से खून खराबा करते थे, उसका इतिहास मैं बताना चाहूँगा। उस इतिहास को देखें और समझें और सोचें कि उस वक्त क्या हुआ था जब लेफ्ट की वहाँ पर सरकार थी। यही ममता जी चीख चिल्लाती थी कि हमको न्याय चाहिए, और उसके बाद जीती है, 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं, कभी भी इस तरह की कोई वारदात नहीं हो पाई। और आज की बात मैं बताता हूँ कि आप यह देख लीजिए कि इन किसी पार्टियों को इलेक्शन नहीं कराना है। जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं किसी का आरोप बर्दाश्त नहीं करता हूँ। नंबर 1,
इलेक्शन कमीशन का काम है मॉडल ऑफ कंडक्ट लगाना, उसके बाद इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन आपको याद होगा कि कई बार ब्रीफिंग करता है, जब इलेक्शन अनाउंस होता है उससे पहले और उसके बीच में भी, और कमीशन विजिट करता है स्टेट को, और करने के बाद वो अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग करता है और उनको देखता है। देखिए अब की बार बंगाल में सबसे ज्यादा अधिकारी हटाए गए, कारण क्या है? वो सब कुछ पता है, ब्रीफिंग होती है और वहां से रिपोर्ट्स आती हैं। आज आप देख लीजिए कि अभी आप जो दिखा रही हैं कि अभी तक कोई भी 26 में एक भी मौत नहीं हुई है। कारण क्या है? इससे पहले आप देखिए कि 58 मौतें हुई, इससे पहले 12 मौतें हुई। ये सब क्या दर्शाता है? कि इलेक्शन कमीशन का अपना प्रशासन है, उनका काम करने का तरीका है। और एक ये नहीं है, आप बात कर रहे हैं फोर्सेस की, हमने एक 58 जो इनके सेंसिटिव एरिया हैं उसमें 100 ऑब्जर्वर लगाए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे क्वालिफाइड ऑफिसर्स लगाए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं ये प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। और क्या ये सामान्य सी बात फराज किदवई जी समझ में नहीं आ रही है? जब भयमुक्त चुनाव की बात की जाती है तो डर तो उन लोगों में होना चाहिए ना जो गुंडागर्दी करते हैं, जो सोर्स जामिंग करते हैं, जो वोटर्स के घर पर खड़े हो जाते हैं, जो वोटर्स के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन डर तो कहीं और ही नजर आ रहा है फराज जी। प्राची जी ये मैं आ रही हूँ अमीन इलेक्शन साहब, कमीशन का काम है, बोले और फराज किस तरह कराएंगे, सक्सेसफुल आवाज इलेक्शन कम होगा और कोई भी ये ना समझे। ठीक है अमीन साहब, आपकी बात आ गई है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब मैं जरा जवाब ले लूं फराज जी से, बोले फराज जी। प्राची जी देखिए, समझ में सबको आ रहा है, आपको भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है, तहसीन भाई को भी आ रहा है, रोहन जी को भी आ रहा है। अभी हिंसा की बात हुई, चुनावी हिंसा की आपने बात की। असम में भी इलेक्शन चल रहे हैं और 17 अप्रैल 17, 18, 19 भी 4 दिन पहले की खबर है। असम के चिरांग जिले में करीब एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ और इस घटना में 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें ज़्यादातर पुलिसकर्मी थे। और एक भीड़ ने हमला किया था जिसमें रूनी खाता, शायद उस जगह का नाम है, रेंज ऑफिस, जो वन विभाग का रेंज ऑफिस है, उसमें तोड़फोड़ की, परिसर में तोड़फोड़ की और ज़बरदस्त वहाँ पर बवाल हुआ। तो ये असम में हुआ, उसका भी थोड़ा सा जिक्र हो जाना चाहिए था। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि आपने अभी बहुत अच्छी बातें की कि चुनावी हिंसा, हाँ नंबर 1 चुनावी हिंसा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बंगाल में उसने कराई हो, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आता है, जरा चेक करिएगा आप, उसके बारे में भी हम लोग जरा कुछ कहिएगा तो बात कर लेंगे। तीसरी बात, अगर आप ममता बनर्जी जी को अगर आप जिम्मेदार ठहराइएगा तो उनको इस बात पर जिम्मेदार ठहराइए कि महिलाओं के खिलाफ उनके शासनकाल में अपराध कितने हो रहे हैं। मैं ये सबसे ज्यादा इस चीज को इंपॉर्टेंस देता हूं। तो आपको पता है कि महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है 66,381 हुए थे। उसके बाद में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, फिर राजस्थान में भाजपा की सरकार, उसके बाद में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, फिर वेस्ट बंगाल आता है। और अगर आप तो खुद एक महिला हैं, और अगर आप क्राइम रेट पर लाख की भी बात करिएगा तो बंगाल इन लोगों से कहीं पीछे है, 71.8 है, जबकि राजस्थान 100 के ऊपर है, हरियाणा भी 100 के ऊपर है। दूसरी बात, हमारे दलित भाइयों के ऊपर अगर आप आ जाइए तो अगर आप दलित भाइयों की बात करिएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है जो कि पार्लियामेंट में पेश हुई थी, उससे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। 15 आए थे, 31 पर लाख। और आपको पता है बंगाल में कितने मामले आए थे? मात्र 102, 0.5 पर लाख। बिल्कुल। तो एक तरफ तो मैंने बात कर दी महिलाओं की, दूसरी मैंने बात कर दी दलितों की, तीसरी मैं आपको बलात्कार के केसेस भी बता देता हूं, सरकारी रिपोर्ट बता देता हूं। बलात्कार के मामले में राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5,194 मामले आए थे। उसके बाद में मध्य प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, और वेस्ट बंगाल में सबसे कम आए थे 1110। तो महिलाओं के लिए तो बंगाल में सारे रिसर्च रख दी है। आपने बताया कि पश्चिम बंगाल कितना अव्वल है बाकी आंकड़ों में, और बाकी जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो कितने पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप जो आंकड़े रख रहे हैं सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था फराज जी आपसे, सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए, बस एक बार सुन लीजिए फराज जी। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना था, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रही थी कि जब हम भय मुक्त या डर मुक्त की बात करते हैं, जब हम केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल में तैनात चुनाव आयोग कर देता है और कहता है कि इस बार हिंसा नहीं होगी, तो इससे डर तो उन गुंडों में होना चाहिए ना जो वोटर्स को डराते या धमकाते हैं। बाकी तो किसी के जहन में डर होना नहीं चाहिए। नहीं, आप सही बोल रही हैं। और बंगाल के उन 27 लाख वोटरों के भी मन में डर है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चरणबद्ध तरीके से उनको हटा दिया।
और हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब बैठे हुए हैं। लवासा जी भी हमारे एक चुनाव अधिकारी थे, बड़े थे। उन्होंने भी क्या कहा, आज इंडियन एक्सप्रेस में उनका स्टेटमेंट आया है कि जिन वोटरों के नाम है उन पहले समय पर अच्छा चले, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है फराज जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मेरा प्रश्न आप बार बार सर गोल गोल घुमाते हैं। आपके सारे आंकड़े मैंने सुने, आपके सारे आंकड़े मैंने धैर्यपूर्वक सुने, लेकिन मेरा सवाल का जवाब देने से ना जाने आप क्यों बच रहे हैं। गार्गी जी आप आ जाएं चर्चा में। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है फराज जी, कनेक्शन ठीक हो जाए, मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। गार्गी जी, यहाँ भय मुक्त चुनाव की जब जब बात हो रही है तो उसे अपने अपने तरीके से समझाया जा रहा है। टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही क्यों भाई, बाकी जगहों पर भी हिंसा होती है, ये चुनाव को हाईजेक करने की कोशिश है। जी नहीं, प्राची जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं तो बंगाल की बेटी हूं ना, हमें पता है कि वहां पे कैसे किया जाता है चुनाव। आप देखिए, पिछले बार जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गया था, क्या बोला था, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। हम सब ने देखा पिछले 15 साल में पॉलिटिकल मौत कितनी हुई, पॉलिटिकल मर्डर 300 के ऊपर। और प्राची जी, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, कल ही इस्लामपुर में सीपीआईएम के एक आदमी नूर आजम की हत्या हुई और उनके परिवार के लोगों ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने उसको किडनैप किया और मारा, हत्या की। आपने बोला ना, अभी तक एक हत्या नहीं है, हत्या हुई है। कल ही बीरभूम के नानूर में वो वीडियो देखा गया जहां टीएमसी के एक लीडर धमकी दे रहे हैं कि 4 मई के बाद उनको पता है क्या डोज देना है। और यहाँ पे जो धमकी की कल्चर है कहीं और नहीं है। मेरे पहले जो कह रहे थे ना, वो जो आंकड़े दे रहे, तो उनको मैं थोड़ा बताऊं। भाई साहब, वेस्ट बंगाल का साइज देखिए और यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की साइज और पॉपुलेशन देखिए। जब पॉपुलेशन और साइज ऑफ द स्टेट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है तो क्राइम रेट ज्यादा हो सकता है। तो आप पॉपुलेशन भी देखिए। और वेस्ट बंगाल एसिड अटैक में नंबर 1 है, 27.5% एसिड अटैक। 2023 के जो आंकड़े हैं, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है 34,000 के ऊपर है। तो ये महिलाओं के लिए है। और पिछले बार क्या क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने देखा है प्राची जी, परसों मेरे पास, आपको मैं भेज सकती हूँ, परसों पीडीएफ आया मेरे पास कोलकाता से कि कैसे उनके घर पे जाके टीएमसी के लोग उनके पापा के सर पे पिस्तौल लगा के बोला, वो लोग संघ से जुड़े हुए कि आरएसएस के काम नहीं करना, जय श्री राम नहीं बोलना, ये ऐसे धमकियां हो रही है। राजारहाट में फ्लैट्स में जाके बोल रहा है कि वोट देने के लिए निकलना नहीं, तो वोट दोगे तो 4 मई के बाद इधर दिखोगे नहीं। ये सब अभी भी चल रहा है, इतना सारा। आज अभी एक मीटिंग हुई है वहां पे जो कहीं नहीं होता है। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीटी, मतलब इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, सबका एक बहुत बड़ा मीटिंग सारे ऑफिशियल्स एड्रेस कर रहे हैं। क्यों है ऐसा हाल? क्योंकि बंगाल का कल्चर ही ऐसे कर दिया है ममता बनर्जी क्यों, उससे पहले सीपीएम के जमाने में भी होते थे। और तहसीन को पता नहीं है कैसे धमकी कल्चर चलाते हैं। तहसीन और मैं, हम दोनों एक शो में थे, तहसीन के सामने टीएमसी के मंत्री ने मुझे धमकी दिया था। तहसीन इज अ वेरी नाइस पर्सन। तहसीन ने मुझे बोला, अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूछिए उन सूद को, अगर याद है 2-3 साल पहले की बात कर रही हूं मैं। हाँ। सेम शो में टीएमसी के मंत्री धमकी दिया था कि नहीं? अरे मुझे फोन पे धमकी दिया। प्राची जी, ये जो धमकी का कल्चर, खेला होबे, जो पिछले बार खेला होबे बोला जाता था, पता है आपको? उसका मतलब किसी आदमी को अगर बोला जाता था, बिल्कुल गार्गी जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। तहसीन जी तो गवाही देंगे आपको कैसे धमकी दी गई थी, लेकिन उससे पहले मानव जी जवाब दे दें, क्योंकि मानव जी अभी बता रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती गलत है, इतनी सेंट्रल फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। मानव जी, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ गार्गी जी ने सवाल पूछा, अपने पर्सनल अनुभव भी बता दिए और आपके नेताओं को भी कोट कर दिया। जब ऐसी धमकियां मिलेंगी और जब कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी जाएगी, तो क्या वहां सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती जरूरी नहीं होगी? देखिए, ये बहुत ही विविधाभास है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो मान रहे हैं कि इतने सारे सेंट्रल फोर्सेस आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन इतनी अच्छे से काम कर रही है, इन्होंने डेथ का आंकड़ा दिखा दिया। इस तरीके से ये जो थिएटरिक जो चल रहा है, जिस तरीके से बता रही, कितने एफआईआर हुए, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, कौन अरेस्ट हुआ, क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, इसका बात भी आप बता दीजिए। आपके पास बहुत सारे डेटा है गार्गी जी। शायद आप कलकत्ता में नहीं रहती, इसलिए आपको शायद डेटा पीडीएफ से मिला जा रहा है। हम कलकत्ता में रह रहे हैं, हम बंगाल में रह के घर घर जाके डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुनिए, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए सुनने की। अब ऐसे बात तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने उनको पूरा सुना, अब सुनिए ना गार्गी जी बोल रहे हैं। देखिए, अब सुनिए,
गार्गी जी लोगों के लिए जो आइडियोलॉजी से वो आती हैं, जिस तरीके से उनको लगता है, बंगाल में जो इलेक्शन परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो कहां से कहां चला गया। बंगाल में जिस तरीके से आप कल्चरल की बात करती है, तो हम बंगाली हैं, हमारा अपना वॉइस है, हम अपनी जबान से बात करते हैं, हमारा अपना रीड है, हम झुकते नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आप बोलना चाहते हैं कि बंगाली बोलता ही नहीं है। अगर कोई अन्याय होता है पूरे विश्व में तो सबसे पहले बंगाली निकल के बोलता है कि ये अन्याय है, और आप उसके बारे में बात कर रही हैं। जहां तक बात है वोटरों की, अरे हम तो घर घर जाके एसआईआर करवा रहे थे, लोगों से फॉर्म भरवा रहे थे। भाजपा कहां थी उस समय? हम तो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग आके वोट दे। आपने 90 लाख 92 लाख के ऊपर टेररिज्म, मैंने टेररिस्ट लोगों की तरह एक संशोधन कर दिया कि उनको काट के निकाल दिया। उसके लिए आप खुश हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई आके वोट दे। हमको तो वोटर्स की जरूरत है, और आपको मशीनरी की जरूरत है, आपको इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। तो मानव जी, आपको वोटर्स की जरूरत है, आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल के वोटर्स भाई मतदान केंद्रों तक जाएं और जो मत प्रतिशत है वो लगातार पश्चिम बंगाल का बढ़ता रहे। यही कोशिश, एक सेकंड मानव जी, यही कोशिश तो की जा रही है ना चुनाव आयोग की तरफ से, यही कोशिश तो की जा रही है ना कि जो 300 चुनावी हिंसा की घटनाएं थी ये घट जाएं। 58 लोगों ने जान गंवाई, तो इस बार आंकड़ा बहुत कम रहे। मानव जी, आपको भी दुख होगा अगर किसी बंगाली की जान जाएगी तो? प्राची जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है ना, ये जो भाजपा के जो लोग आते हैं तथाकथित जो भी, तो इन लोगों का बोलना क्या है, जो भी डेथ हुआ सारे के सारे इनके पार्टी के लोग हैं। भैया ये जो क्लेम करते हैं ना, इसमें ही एक भ्रम फैलाने के, हमारे अपने लोग मारे गए, और हमने 3,500 के ऊपर लोगों का बलिदान है बंगाल को सुरक्षित करने के लिए। हम लोगों ने बलिदान दिया, हमारे पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया है। नहीं मानव जी, यहाँ तेरा मेरा आपने किया, मैंने तो सिर्फ मौत का आंकड़ा बताया, तेरा मेरा आपने किया। मैं आपसे कह रही हूँ एक की जान जा रही है तो वो बंगाली की जान जा रही है। मानव जायसवाल जी, जिससे अभी आप इतना अटैच होकर बता रहे थे। प्राची जी, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा। जी जी, मैं पैनलों से डिबेट कर रहा हूं। जी जी, तो पैनल वाले जो बोल रहे हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि वो बंगाली है, जो 58 लोग, वो तो मैं भी यही बोलता हूँ। ये तो दुखद है हमारे लिए भी, और किसी राज्य के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, कि उनका जो एसेट है वो मारा क्यों जाएगा। लेकिन हमारा जो बोलना है, ये जो भयावह परिचय ये लोग देते हैं टीवी पे बैठ के, जो पूरे देश में जो बंगाल की छवि को खंडित करने की जो बातें ये करते हैं, तो आज ये सुरक्षित है कि नहीं है? आज ये बोलना चाहते हैं कनपट्टी में बंदूक लगा दिया, अरे आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, इसका जवाब आपको रोहन जी देंगे। लेकिन मानव जायसवाल जी, सिर्फ प्रश्न इतना है, 58 लोगों की जान जाएगी तो दुख आपको भी होगा, दुख पूरे देश को भी होगा। उसी को रोकने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही। रोहन जी, इसलिए नहीं लग रही है, मैं सवाल पूछ लेती हूँ। रोहन जी, इसलिए अच्छी नहीं लग रही है मानव जायसवाल जी को क्योंकि नीयत सही नहीं है आप लोगों की। देखिए प्राची जी, अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। पहली बार ये हो रहा है कि चुनाव आयोग 2 फेज में चुनाव करवा रहा है, तब भी इनको आपत्ति थी। पहले 6 फेज में होते थे, तब भी आपत्ति थी कि देखो ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए हो रहा है। अभी 2 फेज में है। एक मिनट मैं आपको खत्म करूंगा। जो भी ये बोल रहा हूँ, 8 फेज तो अच्छी बात है, 8 में से अगर 2 फेज में हो रही है और इसीलिए वहां पे सारी जो एजेंसियां वहां पे, तो आपको आपत्ति क्या है? आपने कहा कि 300 में से, अरे बिल्कुल, आम बंगाली की अगर हत्या होती है और आपने ही कहा कि उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो आपको आपत्ति क्यों है अगर इतनी तैनाती हो रही है? आपने बोला कि इनसे डर, अरे हमारे जवानों से कभी डर फैलता है? ये जब हमारी जो खाकी वर्दी या हमारी वर्दी के लोग घूमते हैं तो उससे सुरक्षा का माहौल पैदा होता है। आपको ये बोलना नहीं चाहिए, हर चीज का विरोध मत करिए, एकदम नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात को खत्म कर दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला मानव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मानव जी, लेट हिम ऐसे डिबेट नहीं होती, उसके बाद आप बोल लीजिए। लेट हिम मैंने सिर्फ इतना कहा मानव जी, अगर 300 घटना होती है, जो भी हत्या होती है वो आम बंगाली की हत्या होती है, उसमें आप जो पक्ष की बात मत करिए। अगर उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां पे तैनात करता है, उसमें भी आपको आपत्ति है। अगर घटना कम हुई है, अगर पूरे चुनाव में 40 ही घटना हुई है, तो इसका क्रेडिट आप लेंगे या चुनाव आयोग को देंगे? जिसको लेना हो दीजिए क्रेडिट, पर आम भारतीय के नाते मैं ये चाहता हूं कि वहां पे कभी भी हिंसा ना हो। पहली बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सुनिश्चित करे, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और वही काम कर रही है। नहीं रोहन जी, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग निभा रहा है पश्चिम बंगाल में, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी जो आपके को पैनलिस्ट तहसीन जी और फराज जी कुछ आंकड़े दे रहे थे, उनको शक इस बात पर होता है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चुनाव आयोग को प्रॉब्लम दिखे, बाकी किसी राज्य में हिंसा ना लगे, तो सवाल खड़े होते हैं। अब वो पश्चिम बंगाल सर, जहां लगातार चुनाव होते हैं, वहां 2500 कंपनियां आपने तैनात कर दी हैं। ये डर पैदा करेगा कि नहीं करेगा जब इतनी बड़ी संख्या में हमारी सेंट्रल फोर्सेस निकलेंगी? अगर
सड़कों पर? मुझे याद है जब बिहार के चुनाव हुए तब भी ये सवाल उठा था, तब भी करीब इतनी कंपनी 2300 से 2500 से कंपनी को तैनात किया था। मैं बता रहा हूं आपको, प्रेसिन में मैं वही था, मैं आंकड़ों में आपको वो मत करिए। और तब भी ये बात हुई थी कि अरे वहां पे देखिए बिहार में जो है ये आ रहा है। अरे भैया, सुरक्षा कर्मियों को तैनाती से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मणिपुर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो सरकार का काम है। आप अलग डिबेट के मुद्दे पे उस पर चर्चा करेंगे, उसके मैं आपको जवाब दूंगा। बट हाउ कैन यू कंपेयर इलेक्शन विद सम स्टेट प्रॉब्लम? ये कैसे कंपेयर हो सकता है? हर चीज को उससे जोड़ के दे देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में इतना हुआ तो वहां, अरे भैया हर चीज को चुनाव मत करिए ना। अगर बंगाली की जान बचाई जाती है, अगर पश्चिम बंगाल की जनता को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मौका दिया जाता है, उनमें आत्मविश्वास भरा जाता है। रोहन जी, पश्चिम बंगाल में आपने तैनाती की या चुनाव आयोग ने तैनाती की, इस बात पर यहाँ विपक्ष में बैठे जो साथी हैं, जो फराज जी हैं और तहसीन जी हैं, उन्होंने शंका नहीं जताई। लेकिन फराज जी ने कहा इतना बड़ा स्टेट यूपी हिंसा में नंबर 2 पर आता है, वहां इतनी बड़ी तैनाती नहीं दिखती, तो शक होता है कि ये बदनीयती के साथ किया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, शक बिल्कुल। देखिए, आपने कहा शक होता है, पर जो हाल उत्तर प्रदेश में उनकी सरकारों ने किया था, वो गड्ढा भरने में समय तो लगेगा। आज भर भर के यहाँ पे लेके आए हैं, आज पश्चिम बंगाल में भी वो गड्ढा है। तो बिल्कुल आप चुनाव आयोग के साथ या तो खड़े रहिए या खिलाफ खड़े रहिए। जब अच्छा होता है तो मेरा और बुरा होता है तो आपका नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, यही चुनाव आयोग जब हिंसा रोकता है तब उसके ऊपर आप अच्छा सवाल ठीक है, उठाते जवाब हैं। लेते हैं। यही तहसीन जी, बात थी, अच्छा आखिरी होता चीज, है आखिरी चीज। तो मेरा बुरा होता है तो आखिरी चुनाव चीज, आयोग का, आखिरी क्या ये चीज, गलत आखिरी नहीं चीज, फिर आ रही उन्होंने- फराज जी? आखिरी चीज, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे जैसे फराज भाई ने बताया। आई विल टेक योर 30 सेकंड्स प्लीज। ठीक है, ठीक है, लीजिए उन्होंने लीजिए। एसआईआर का उन्होंने एग्जांपल दिया प्राची जी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी डॉक्यूमेंट देख के करे। जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोल दी, उसको भी आप अगर चुनावी मुद्दा करके जनता के बीच में जाएंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपको समझना पड़ेगा ये चीज को। हर बार चुनाव आयोग को स्केपगोट बना के अपनी विफलताओं का एसआईआर की प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती है या उन्हें फेयर नहीं लगती है विपक्ष को, इसलिए विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, और सवाल तो पूछ ही सकता है। रोहन जी, अब बोले तहसीन पूनावाला जी, आप बोले। अच्छी बात तो मेरी और बुरी बात तो चुनाव आयोग की, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि फराज भाई ने बिल्कुल सही बताया। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, आसाम, मेघालय और दिल्ली, यहां पर अभी इनका नोटिफिकेशन निकला इलेक्शन कमीशन का। प्राची जी गौर फरमाए, 2 व्हीलर्स को बैन कर दिया गया है। 2 व्हीलर्स को कैसे जाएंगे आम आदमी? 2 व्हीलर्स को बैन किया। और अगर एक कपल को जाना है, परिवार को अलाउ किया है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये इलेक्शन कमीशन का ये काम है, मैरिज सर्टिफिकेट चेक करना। ऑनेस्टली प्राची जी, ये आप उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, आपने कभी उत्तर प्रदेश में देखा ये? आपने कभी एक और कहीं पे देखा ये? क्या मजाक लगाए चुनाव का? और कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? तो ये इस तरह का आपने चुनाव को मजाक बनाकर रखा है। आपको बस किसी भी हालत में ममता जी को हराना, आप हराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री एंड फेयर चुनाव कराइए। लेकिन जो पैमाना वेस्ट बंगाल में और सारे भारत में, जी बस यही बात मुझे समझनी है, यही बात मुझे समझनी है। आप जब कहते हैं कि ममता बनर्जी को किसी भी हाल में हराना है, तो मुझे बताइए, सेंट्रल फोर्सेस अगर हैं पश्चिम बंगाल में, तो कैसे ममता बनर्जी इससे हार जाएंगी या कैसे बीजेपी को इससे फायदा होगा? ये फॉर्मूला जरा समझाइए मुझे। अगर सेंट्रल फोर्सेस यहां पर चेक करेंगे कि कौन 2 व्हीलर पे जाता है, जो रूल्स आर्बिट्री, जो आज तक ये रूल्स आपने भी प्राची जी नहीं सुना, अभी ये सर्कुलर निकला, वो बेचारे नहीं तो कहां से आएंगे? कौन चेक करेगा? वो लोकल पुलिस चेक करेगी, उनको इस एरिया के बारे में नहीं पता। वो बेचारे लोग आए बाहर से, वो चेक करेंगे, वो लोगों को इंटिमिडेट करेंगे। लोग कैसे बाहर निकलेंगे? लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे वोट करने के लिए। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल। नहीं, सेंट्रल फोर्सेस से डर क्यों लगेगा? तहसीन जी, आप मुझे बताएं, आप अगर किसी सड़क से गुजर रहे हैं और सेंट्रल फोर्सेस अगर आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, तो क्या आपको डर लगेगा सेंट्रल फोर्सेस को देखकर? मैं आपको जवाब देता हूं। जब बाइक को ही बैन कर दिया है, अब एक आदमी एक लोकल एरिया में बाहर निकलना है ना, उसका कोई पहचान वाला है, वहां पर आइए सेंट्रल फोर्सेस, वो किसी दूसरे स्टेट से है, वो कैसे बातचीत करेगा? वो मैरिज सर्टिफिकेट चेक करे? ये इंटिमिडेशन है। कौन करेगा? चले ये फॉर्मूला भी मान लिया, लेकिन वो बाइक वाला क्या टीएमसी का ही वोटर होगा? बाइक वाले बीजेपी के वोटर नहीं होते हैं क्या? नहीं, एक सेकेंड, तो इनको कैसे, फिर से मैं कह रहा हूं, वो बाइक वाला बाहर कोई ना निकले, इसीलिए अगर उनके वोटर होते बीजेपी के, तो नुकसान तो रोहन जी को उतना ही होगा जितना ममता दीदी को होगा। भाई बाइक वाले वोटर क्या बीजेपी के नहीं होते हैं? अगर होते उनके वोटर तो बाहर निकालते, वो चाहते नहीं उनके वोटर बाहर है। वो इसीलिए चुनाव जीतेंगे कि वोटर्स को सप्रेस करते, उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कुछ इलाकों में पुलिस की इतनी ज्यादा कंपनी है कि जिस इलाके में सपा को लीड मिलनी चाहिए वहां पे नहीं मिली है। हमने देखा है ये मॉडल, ये उत्तर प्रदेश में देखा है मॉडल। ये मॉडल को अब इन्होंने पूरे वेस्ट बंगाल में देखा है, ये हो रहा है।
तहसीन जी, आप ये बात बता रहे हैं, आप ये बात बता रहे हैं कि हमारी सुरक्षा बलों को, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों को सारी जानकारी है कि ये बाइक वाला, टीएमसी वाला, इसको रोक दो, और ये वाला बीजेपी वाला, इसको जाने दो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को और लोगों को पता है कि इस इलाके में बीजेपी को लीड नहीं मिलता, वहां पे ज्यादा फोर्सेस तैनात हो, बाइक्स अलाउड नहीं हो, लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे वोट करने को। मैं फराज जी आ रही हूँ आपके पास, इससे पहले बस एक बार मोहम्मद अमीन जी से छोटा सा रिएक्शन ले लूं, फिर फराज जी आप बोलेगा। अमीन जी, जो तहसीन जी ने कहा, इसका जवाब इसे जरा समझा दीजिए कि पता होता है भाई सबको कि ये इलाका टीएमसी वाला है, ये इलाका बीजेपी वाला है, और वहां डिप्लॉयमेंट ज्यादा है, रोक देंगे टू व्हीलर वालों को, टीएमसी वाले वोटर्स को। मतलब हुआ बैन करने का, कहां हुआ है टू व्हीलर्स बैन? बताइए मुझे सर। देखिए प्राची जी, जहां तक सवाल है, पूरा मेरा क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिएगा। जी जी बोले ना। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है इतने कहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इनको ये मैं बता दूं कि पहले हमारे 7 फेज और 8 फेज पे इसलिए इलेक्शन होते थे कि इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है बंगाल का, इसलिए सिक्योरिटी हमारी ज्यादा बढ़ाई गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, बंगाल है, नेपाल है, उसके देख लीजिए आप, उसमें भूटान है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। दूसरी बात, ये जो कह रहे थे टू व्हीलर के लिए, तो सुनिए टू व्हीलर के लिए, तो टू व्हीलर के बदमाशी होती है टू व्हीलर पे। टू व्हीलर पे जितनी बदमाशी होती है वो किसी व्हीलर पे नहीं ज्यादा होती, साइकिल पे नहीं होती, कार पे नहीं होती, टू व्हीलर पे इसलिए होती है तो वारदात करके निकल जाते हैं गलियों से, इसलिए उनको मना किया गया, बैन किया गया है। ये नहीं है कि किसी कांग्रेस को या टीएमसी को या बीजेपी को, ये है पूना वाला साहब, बात ये है, इसलिए टू व्हीलर को बैन किया गया है। त्रिपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, त्रिपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, और वहां पर मस्ती नहीं होती टू व्हीलर पे। ये टू व्हीलर पे मस्ती इंटरनेशनल बॉर्डर वाले वेस्ट बंगाल में होती है। अजीब लॉजिक है मोहम्मद साहब। इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से फोर्सेस ज्यादा लगाई गई हैं, और हमारी फोर्स त्रिपुरा में नहीं है। एक पोलिंग स्टेशन पे 3 टायर में होती है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड आउटर सर्कल। साहब, त्रिपुरा इंटरनेशनल बॉर्डर है या नहीं है? वहां पे क्यों नहीं है? दूसरा, त्रिपुरा भी इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर इतने फोर्सेस क्यों नहीं लगाए गए? त्रिपुरा नहीं, वो आप नहीं बताएंगे, कोई पार्टी वाला नहीं बताएगा। बताइए, दिल्ली में मस्ती नहीं होती टू व्हीलर पर? असेसमेंट देखता है। अच्छा रुके तहसीन जी, आपने तो बता दिया कि भाई टू व्हीलर वाले टीएमसी के वोटर होते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देते। अब मुझे जरा अमीन जी से यही फॉर्मूला जानना है। अमीन एक मिनट बस, अमीन जी इतना बता दीजिए, अमीन जी बस इतना बता दीजिए कि इलाकों के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जाता है जानबूझकर, ये आरोप है विपक्ष का। प्राची जी, हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं इंटरनल, और रिपोर्ट्स ये होती है कि कहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव बूथ हैं, इसलिए उसी हिसाब से वहां पर प्लाटून का अरेंजमेंट किया जाता है। और ये इनके टाइम में भी होता था, कांग्रेस के टाइम में भी, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है बीजेपी के टाइम में, ये हमेशा हुआ है और होता रहा है। ये इंटरनल रिपोर्ट कौन बनाता है? इंटरनल रिपोर्ट वहां के अधिकारी बनाते हैं, बंगाल के ऑफिसर्स बनाएंगे, बंगाल के ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर। प्राची जी, वो देखिए रिपोर्ट, ये लोग, प्राची जी 10 सेकंड दीजिए, ये लोग ही अपना रिपोर्ट बनाएंगे, सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से टीएमसी को लीड मिलता है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ा दो, मोटरसाइकिल बैन कर दो। ये मैं बता रहा हूं, आज मोहम्मद साहब ने इंडिया टीवी पे खुद बता दिया किस तरह से होता है। अगर आपकी रिपोर्ट इतनी ट्रांसपेरेंट है, तहसीन जी वो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, वो अधिकारियों की बात कर रहे हैं, और जब आप अधिकारियों की बात करें तो आप पश्चिम बंगाल के सारे अधिकारियों को फिर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। सब अधिकारियों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और सेंसिटिव बूथ का कल्चर आज से नहीं है तहसीन जी, आप भी जानते हैं, कांग्रेस के टाइम में भी होता था और आज भी होता है। खैर अमीन जी जवाब दे फटाफट से, फिर बाकी मेहमान है, जल्दी 1 मिनट तहसीन जी बोले। ये जो बात कह रहे हैं, ये जो बात इस बात को कह रहे हैं, ये हमेशा अरेंजमेंट किए गए हैं, पहले भी सरकारों में थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। ये कोई नहीं कि रुक गए, इलेक्शन को काम है इलेक्शन कराना, और कोई इलेक्शन का काम आज से नहीं हो रहा है, 51-52 से हो रहा है और बराबर हो रहा है। और जिन जिन स्टेट पे ज्यादा प्रॉब्लम थी हमेशा से, मैं क्या हूँ नागालैंड, मेरे आगे पीछे फोर्स चलती थी, मेरे आगे पीछे फोर्स चलती थी, अकेला चलता था मैं। 52 से मोटरसाइकिल कब बैन हुई थी? बताइए मुझे, मोटरसाइकिल कब बैन हुई थी? अरे जिस हिसाब से, और आपने जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स आएगी उसका सलूशन इलेक्शन कमीशन निकालता है। भाई मोटरसाइकिल से आगे निकलते हैं थोड़ा तहसीन जी ये सटीक जानकारी जैसे आपको है ना कि मोटरसाइकिल वाले टीएमसी के वोटर होते हैं, अब ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपको कैसे पता, आपकी रिपोर्ट किसने बनाई, आपकी रिपोर्ट किसने बनाई कि टीएमसी वाले वोटर मोटरसाइकिल पर चलते हैं। खैर चलें इससे आगे बढ़ते हैं, फराज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक सेकंड फराज किदवई जी, अभी तहसीन जी मुझे यूपी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहां इतना डिप्लॉयमेंट था, सपा के वोटर्स को नहीं निकलने दे रहे थे, यानी डिप्लॉयमेंट होता है जो सेंसिटिव एरिया होते हैं, इसमें यूपी हो या बंगाल, जहां हिंसा होगी वहां डिप्लॉयमेंट होगा,
इसमें इतनी आपत्ति क्यों है? प्राची जी, हाँ प्राची जी, मुझे अब थोड़ा समय दीजिएगा, मुझे 4 लोगों के जवाब देने। तहसीन जो कह रहे हैं आप उसको ठीक से समझिए। उत्तर प्रदेश का इन्होंने जिक्र किया, मिल्कीपुर के उपचुनाव हुए थे। क्या अमीन साहब बैठे हुए हैं, क्या ये बताएंगे कि पोलिंग बूथ से पहले पुलिस को यह अधिकार है कि वो मतदाताओं का आईडी कार्ड चेक करे? अगर नहीं है तो मिल्कीपुर में ये डॉक्यूमेंटेड है, तमाम अखबारों में आया था, वीडियोस थे कि पुलिस वोटर्स का आईडी कार्ड चेक कर रही थी। लखीमपुर में अमीन जी रुक जाइए। सर बोले, आप बोले सर, फराज जी बोले। सर हाँ, लखीमपुर में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था। प्राची जी, आप एक महिला हैं, हमारी महिला नेत्री की सारी तक पे लोगों ने, अब मैं पूरा शब्द नहीं बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसकी सारी भी खींची थी। ये इसके भी वीडियोस आए थे। रामपुर का आपको उपचुनाव याद होगा कि महिलाओं के ऊपर पुलिस बंदूक ताने हुई थी। क्या ताने हुई थी? बंदूक ताने हुई थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाया जाता है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, गार्गी जी ने अभी एक बात बोली कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वेस्ट बंगाल के लिए कुछ कहा था। गार्गी जी, सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को भी कुछ कहा। रोहन जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था कि एसआईआर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन वाज यूजिंग वेरी रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स। कम से कम पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दे आर एलिमिनेटिंग बेसिक डिफरेंसेस, मतलब सरनेम कई तरह के होते हैं, रॉय रे वगैरह। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक तरह से आपके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो उठाई थी। अब गार्गी जी, जल्दी से मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूं। आपने अभी कहा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बंगाल के लिए टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ी संस्था है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लिए कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। संजीव खन्ना जी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि डज द स्टेट हैव अ रूल ऑफ लॉ और नॉट। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे मामले में कहा कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बाइज्ड। ये उत्तर प्रदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या है ना कि खाली आप हम लोग, अच्छा खुद माना, जल्दी से बेसिक आर्गुमेंट यही था कि जो सेंसिटिव एरिया है, जहां 300 चुनावी हिंसाएं हो जाती हैं, जहां 58 लोगों की जान चली जाती है, वहां डिप्लॉयमेंट होता है और वही डिप्लॉयमेंट हुआ है। अब ये फॉर्मूला आपका कि इससे टीएमसी वाले जो वोटर्स हैं उनको डराया जा रहा है, बस यही फॉर्मूला जानने की कोशिश कर रही थी कि कैसे सेंट्रल फोर्सेस तो हमें सुरक्षा देने के लिए होती है ना सर। फराज जी, आप डरेंगे क्या अगर सेंट्रल फोर्सेस आपके आसपास होंगी? तो आपको डर लगेगा क्या फराज जी? बाहर की है वो, किसी को पहचानती नहीं है वो। चुनाव में सबसे ज्यादा डर हम लोग को पुलिस से लगता है अगर हम विपक्ष में हैं तो। लीजिए, क्योंकि हमारी पुलिस जब महिलाओं के ऊपर बंदूक तान सकती है एक साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर बनाने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गार्गी जी, मैं आपको 10 सेकंड में 5 सेकंड में एक छोटा सा जवाब दे दूं। आपको एजेंसीज पर यकीन नहीं है फराज जी, आपको तो किसी पर यकीन है नहीं। गार्गी जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, फिर रोहन जी आ रही है। बोले, आने दीजिए, महिला हूं। बोले नहीं, मुझे रोहन जी, मुझे आपको पहले तो सबके जवाब एक एक करके दूंगी मैं। हाँ। ये 2 व्हीलर्स की बात हुई ना, तो आपको मैं ये बताऊं कि आज ही बंगाल के दाकोन में क्या हुआ। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बाइक्स जलाए हैं, 2 व्हीलर्स जलाए हैं, वहां पे रैली जा रहा था, उन पे अटैक किया। ये आज की घटना है। और मैं ये कहूंगी कि बंगाल की बात हो रही है तो प्लीज बंगाल की बात कीजिए, मणिपुर के एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के ना लाइए। उत्तर प्रदेश और मणिपुर की बात जिस दिन होगी हम करेंगे। मणिपुर में जब कांग्रेस की लास्ट लीडर मोबी सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब वायलेंस नहीं हुआ, तो उसकी तुलना मत कीजिए। मैंने किसी के बीच में बात नहीं की, मुझे बात करने दीजिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बात की। आज आप बता रही है कि इलेक्शन कमीशन फेलियर है, अब एक्सेप्ट करिए। एक सेकंड मैं बात कर रही हूं, मैं तहसीन को कुछ बोलना चाहूंगी। आप इलेक्शन कमीशन का फेलियर बोल रहे हैं, मेरे ऊपर ये तो मान रही है। अरे मैडम, मेरे ऊपर सुनिए, ये तो मान रही है कि इलेक्शन कमीशन फेलियर है। मानव जायसवाल जी, तो जो कमियां पिछले चुनावों में रह गई उसी को दुरुस्त अगर चुनाव आयोग करना चाह रहा है तो आपको उस पर भी आपत्ति है, सवाल भी खड़े करेंगे और सोल्यूशन भी नहीं चाहेंगे। थोड़ी सी आवाज डाउन, जल्दी से कंप्लीट करें गार्गी जी। एक सेकंड बोलने दीजिए प्राची। बोले प्राची, मुझे 20 सेकंड दीजिए। बोले गार्गी जी, बोलूंगी मैं तहसीन को भी बोलूंगी। तहसीन प्लीज टीएमसी को, हाँ तहसीन टीएमसी को डिफेंड मत कीजिए। आपको पता है पिछले जो पंचायत इलेक्शन में टीएमसी द्वारा किया गया जो पहली हत्या थे, फर्स्ट मर्डर किसका था? फूलचंद शेख। कौन से पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। तो ऐसे नहीं, जैसे मैंने बोला कल जिसको मारा गया वो सीपीएम से
था, नूर आजम। तो ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए तहसीन प्लीज टीएमसी के सपोर्ट में मत बोलिए। और पिछले बार की घटना बोल रहे हैं रोहन जी, आप भी जान के रखो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की जो नेत्री थी वो डर के मारे अपनी 24 साल की लड़की को दिल्ली भेजा, क्योंकि वो 24 साल की लड़की जब भी नीचे आती थी टीएमसी के 3 बाइक वाले आके बोलता था कि खेला होबे। और इसका मतलब पता है कि खेला होबे अगर लड़की को बोला जा रहा था, इसका मतलब उसके साथ कुछ होगा, उसके साथ रेप होगा, कुछ होगा। तो वो बीजेपी के महिला मोर्चा की नेत्री ने अपनी 24 साल की बेटी को कोलकाता से, ये कोलकाता में हुआ, कोलकाता से दिल्ली में भेजा। और ये जो मानव जायसवाल बंगाल की बात कर रही है, अरे भाई मैं बंगाल की बेटी हूं, आपने बंगाल के कल्चर को क्या किया, बंगाल के भाषा को क्या किया? बंगाल में रेनबो को रामधनु बोलते हैं, उसको रामधनु बना दिया। आपके फिराज हकीम बोलते हैं कि एक दिन कलकत्ता में 50% लोग उर्दू में बात करेंगे। नहीं, क्या किया था आपने फिराज हकीम का? आपकी दीदी ने फिराज हकीम का क्या किया था जब उसने बोला था कि 50% लोग उर्दू में बात करेंगे? क्यों? आई एम वेरी प्राउड बंगाली। हम लोग रविंद्रनाथ पढ़ के बड़े हुए हैं। आप चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। गार्गी जी और मानव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने।